हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ अटूट बंधन के भाग 5 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि सुमेधा राजन को एक महिला चिकित्सक के पास लेकर जाती है। महिला चिकित्सक जो 40 वर्षीय और गंभीर व्यक्तित्व की थी, उसने सुमेधा से साफ शब्दों में कहा, देखिए, आपने मुझे जो जानकारी दी है वो अच्छी है, यूजफुल भी, लेकिन ये आपका व्यू है, जबकि मुझे सब्जेक्ट का व्यू भी देखना होगा। तो मुझे पेशेंट मीना के पति से अकेले में बात करनी होगी। तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं? तो फ्रेंड्स, चलिए आगे शुरू करते हैं। सुमेधा ने एक मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हिलाकर सहर्ष सहमति प्रदान की। चिकित्सक ने एक मोहक मुस्कान से सुमेधा की सहमति का स्वागत किया और कहा, तो आप बाहर ही बैठिएगा। फिर उसने राजन को बुलाने का निर्देश अपने सहचर को दिया। राजन एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुआ था। चिकित्सक अपने किसी कार्य में व्यस्त थी और उस कार्य को करते हुए राजन से सामान्य बातचीत कर रही थी। ये क्रम लगभग 20 मिनट तक चला। चिकित्सक ने राजन को अपनी इन बातों से एकदम सामान्य कर दिया था। अब वो राजन के पास आई और राजन का अपनी दृष्टि से अवलोकन करते हुए बोली, तो राजन जी, मुझसे तो आपका परिचय हो गया। राजन ने मुस्कान के साथ चिकित्सक को देखा। फिर वो चिकित्सक बोली, अब कोशिश करके देखती हूँ कि आप खुद को भी जान लो कि तुम क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से। राजन घबरा कर उस आरामदायक कुर्सी से नीचे गिर गया। ये क्या? ये तो राशि है। एक बार फिर उसका अतीत उसके सामने था। राजन ने घबराते हुए उस महिला को देखा और जोर से चिल्लाया, राशि तू? फिर वो भी और जोर से चीखा, पापा, सुमेधा बचाओ। राजन इतनी जोर से चीखा कि बाहर भी आवाज़ चली गई। सहचर भाग कर भीतर आया और पीछे पीछे सुमेधा भी आ गई। राजन बुरी तरह से घबराया हुआ था और चिकित्सक भी उसकी इस हरकत से थोड़ा असामान्य हो गई थी। सुमेधा ने राजन को आगे बढ़कर अपनी बाहों में भर लिया और उसे शांत करने लगी। तभी चिकित्सक ने पीछे से राजन की पीठ पर हाथ रखते हुए उससे कहा, राजन सर। राजन ने झटके से उसका हाथ झटका और बस एक ही बात दोहराने लगा, चलो यहाँ से, चलो चलो। और इतना चिल्लाते हुए वो बाहर की तरफ भागा। सुमेधा भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। राजन आकर गाड़ी में सिमटकर बैठ गया। वो कांप रहा था। पार्किंग में खड़े एक दो लोगों ने जब उसे देखा तो उन्हें भी वे असामान्य लगा। सुमेधा भी आकर गाड़ी में बैठ गई और काफ़ी समय तक उसे सामान्य करती रही। राजन अब शांत हो गया था, शायद सो गया था। पार्किंग पर और भी बहुत से लोग आ गए थे और वो चिकित्सक भी। लोगों ने सुमेधा की मदद को निवेदन भी किया। चिकित्सक ने एक इंजेक्शन राजन को लगाया। वो शायद उसको आराम देने के लिए था। फिर उस चिकित्सक ने सुमेधा से कहा, आपके साथ अपने ड्राइवर को भेज देती हूँ। सुमेधा ने कहा, नहीं, मैं ड्राइव कर लूँगी। चिकित्सक ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, इन्हें नींद आएगी, अब इन्हें आराम करने देना। सुमेधा ने बेचैनी भरे स्वर में कहा, ये क्या हो रहा है डॉक्टर? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? चिकित्सक ने गंभीरता से कहा, ठीक हो जाएंगे, बस कंडीशन क्रिटिकल है। मुझे अलग तरह से और लंबे समय तक इनका ट्रीटमेंट करना होगा। 2 दिन बाद आप लाइए इन्हें। फिर उसने कुछ दवाइयाँ दी और कहा, ये अभी इन्हें दीजिए सुबह और शाम, इससे ये नॉर्मल रहेंगे। फिर एक और रैपर सुमेधा को देते हुए कहा, यदि कभी ज़्यादा टिपिकलिटी लगे तो ये टैबलेट दे देना। फॉर फर्दर मेरा नंबर तुम्हारे पास है ही। सुमेधा ने दवाइयाँ समझते हुए कहा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगी, प्लीज़ उठा लीजिएगा। चिकित्सक ने सुमेधा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, आई विल अवेलेबल एवरी टाइम फॉर यू। सुमेधा घर पहुंच गई। इंजेक्शन ने असर किया था। राजन को गहरी नींद आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अतीत का चलचित्र चल रहा था। जब सुरेश से बात होने पर राजन ने राशि से तलाक के बारे में बात की तो राशि पर जैसे तुषारापात हो गया। वो रोने लगी और राजन से बोली, क्या इसलिए ही शादी की थी? इस घर में डोली में आई हूँ और अर्थी पर ही जाऊंगी। राजन ने विनम्रता के साथ उसे समझाने की कोशिश की, देखो, हम दोनों साथ रहेंगे तो ना तुम खुश रहोगी और ना मैं। अभी तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा और हम दोनों की जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन राशि के लिए बेहद ही अजीब था और इसको स्वीकारने को भी किसी भी स्थिति में सहमत नहीं थी। पहले की ही भांति राशि ने ये बात अपने घर बताई और राशि का परिवार इकट्ठा होकर राजन के घर आ गया।
उन्होंने राजन और राजन के परिवार पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए। इधर राजन और राजन के परिवार ने भी राशि पर बहुत सारे आरोप लगाए। मोहल्ले के लोगों ने दोनों पक्षों को बैठाकर बात की तो तब भी दोनों तरफ से सत्य और असत्य आरोप प्रत्यारोप होते रहे, लेकिन राशि को तलाक देने की बात का समर्थन किसी ने नहीं किया। सुरेश इस विषय पर अब खुद को घिरता हुआ महसूस कर रहा था। सुरेश के भाई, जिनसे उसके पहले से ही संबंध अच्छे नहीं थे, उन्होंने भी सुरेश को ही गलत ठहराया और कहा, जब तो तुझे इतनी जल्दी हो रही थी कि परिवार में भी किसी को ना पूछा, और भाई अब साल भर पीछे ही तू तलाक लेने को कह रहा है। इस बहस में राशि ने सुमेधा को लेकर भी राजन पर खुलकर आरोप लगा दिया। सुमेधा और राजन के संबंधों के प्रति राशि काफ़ी समय से आशंकित थी। इस विषय पर राजन ने भी खुद को घिरता हुआ पाया। दोनों पक्षों में सहमति बनाई गई और राशि और राजन दोनों को ही रिश्ता सुधारने के निर्देश दिए गए। 2-3 दिन तक राशि और राजन के मध्य उस विवाद को लेकर तलखियां रही। राजन ऊपर छत पर अकेला खड़ा था, विचार मगन। तभी पीछे से सुरेश आया। सुरेश को देखते ही राजन की आंखें पनीली हो गई। सुरेश ने राजन को दिलासा देते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूँगा, तू बस जैसे कहूँ वैसे करता रह। राजन, जिसकी सुमेधा को लेकर सारी आशाएं खत्म हो गई थी, उसके भीतर अपने पिता की बात से एक बार पुनः उम्मीद जाग गई। सुरेश ने कहा, देख तू इसके साथ नॉर्मल रह, इसे घुमा फिरा, रोज रोज बाहर ले जा और बाहर होटल अब रेस्टोरेंट में खिला कर ला। हमारी इससे कोई बहस भी हो तो तू चुप रह। राजन ने कहा, इससे क्या होगा? सुरेश ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, बेटे सबको ये लगता है कि हम गलत यो सही, तो सबकी गलत फहमी दूर करनी पड़ेगी। तब ही नीचे से राशि आ गई तो सुरेश चुप हो गया और नीचे चला गया। राशि ने राजन के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, क्या हो गया? किसकी नज़र लग गई? देखो, मैं मानती हूँ कि आपके जितना पढ़ी लिखी नहीं, पर मैं बदल लूँगी खुद को। जैसे आप कहोगे वैसे ही रहूँगी, अपनी भाषा भी सुधार लूँगी, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर राशि की आंखों से एक अश्रुधारा बह चली, जिससे उसने अपनी साड़ी के पल्लू से पूछा और बोली, मैंने ये शादी कोई खेल समझकर नहीं की थी। मैं आपसे अलग होने की सोच भी नहीं सकती, और मेरी गलती क्या है? आप जैसे कहोगे वैसे रहूँगी। राजन को राशि की बातों से कोफ्त हो रही थी, लेकिन उसे सुरेश की बात याद आई कि तू इसके साथ नॉर्मल रह। सुरेश की पूरी बात तो राजन के समझ आई नहीं थी, क्योंकि राशि के आने से बात अधूरी रह गई थी। लेकिन राजन ने सुरेश के निर्देश को मानते हुए, ना चाहते हुए भी, एक मुस्कान से राशि की बातों का अनुमोदन किया। राशि को इससे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई और वो माहौल को हल्का बनाने के लिए बोली, देखिए ना, आज तो मैं अपने देसी अंदाज में नहीं बात कर रही। फिर राशि ने अपना सर राजन की छाती से चिपका लिया और बोली, ठीक है, हमारा रिश्ता हमारे माँ बाप ने तय किया है, लेकिन आगे की ज़िंदगी तो हमें ही गुजारनी है। मैंने खुद को पहचानने और समझने की कोशिश की है। फिर राशि ने गर्दन उठाकर राजन की आंखों में देखते हुए कहा, अब कोशिश करके देखती हूँ कि आप खुद को भी जान लो कि आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से। हम दोनों को ही ये फैसला करना होगा कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना है। राशि ने बहुत गूढ़ता भरी बातें कही थी, लेकिन राजन तो राशि के संबंध में एक पूर्वाग्रह बना चुका था कि राशि के साथ वो खुश नहीं रह सकता। उसे राशि की भावनाएं और उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। उस रात के अगले दिन ही जब राजन अपने ऑफिस में गया तो सुरेश का फ़ोन आया राजन को। सुरेश, कुछ बिजी तो नहीं? राजन, नहीं पापा, बताओ। सुरेश, थोड़ा अलग हो ले, कल जो रात बात अधूरी रह गई थी वो पूरी करनी है। राजन अपनी कुर्सी से उठकर बाहर अकेले में आ गया और बोला, हाँ पापा जी, अब बताओ। सुरेश, देखियो, राशि और इसका परिवार बहुत तेज हैं, तो ये ऐसे तो मानने के नहीं। और बेटा, उन्हें पता है कि उनकी इस लड़की को तेरे से अच्छा लड़का ना मिलने का, तो वे अब इसे तेरे गले में ही घेरे रखेंगे। राजन ने एक हुंकार भरकर सहमति जताई। सुरेश, तो करना यो है कि ये जो सब कह रहे कि हम गलत हैं और ये राशि सही है, तो उनकी गलत फहमी भी दूर करनी पड़ेगी। तू इसके साथ नॉर्मल रह, लेकिन भाई हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि ये लड़े। जब यो काम रोज़ होगा तो सबको लगेगा कि ये राशि चैन से रहने वाली है ही नहीं।
भाई सबको बताना ही ना, दिखाना भी पड़ेगा कि यो राशि लड़ाकू बदतमीज ही नहीं बल्कि कैरेक्टरलेस भी है। राजन ने कुछ नहीं कहा और सहमति में हुंकार भरी। फिर सुरेश ने कहा, मेरी वकील से बात हो गई है, इसकी कुछ लड़ते हुए या बदतमीजी करते हुए रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तभी राजन ने कहा, लेकिन अगर बदतमीजी ना की तो? सुरेश, तो बेटे करवानी पड़ेगी। तुझे जैसे मैं कहूँ वैसा करता रहिए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। राजन ने सहमति जताते हुए फ़ोन काट दिया। राजन ने कभी भी या किसी भी विषय में अपने पिता से कोई असहमति प्रकट नहीं की थी। तंद्रा अवस्था में अतीत की यादों में खोए खोए ही राजन गहरी नींद में समा गया। अगले दिन राजन ऑफिस नहीं गया बल्कि अपने कमरे में लेटा रहा। सुमेधा ऑफिस गई थी। शाम को जब सुमेधा वापस आई तो उसने देखा कि घर में पूजा पाठ हो रहा है। सुमेधा को सुरेश ने बैठने को कहा तो वो भी बैठ गई। पूजा में राजन भी उस पूजा पाठ में बैठा हुआ है। एक कमरा जो स्टोर की तरह उपयोग किया जा रहा था उसे खाली कर दिया गया था। वो तांत्रिक उस कमरे में कुछ खास अनुष्ठान कर रहा था। अपना अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद पुजारी ने उस कमरे को बंद करके उस पर ताला लगवा दिया और कुछ खास अनुष्ठान उस ताले और दरवाजे पर भी किए। तांत्रिक ने अनुष्ठान के अंतिम चरण में परिवार को कुछ खास निर्देश देते हुए कहा, इस कमरे को कभी मत खोलना और ये जो इस दरवाजे पर यंत्र टांगे हैं ये अभिमंत्रित यंत्र हैं, इन्हें बिल्कुल मत हटाना। मैंने उसकी आत्मा को इस कमरे में ही बंद कर दिया है और बाकी घर को भी कील दिया है। लेकिन सुरेश, तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो इस घर को। तांत्रिक अपना काम करके वापस चला गया और राजन वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। सुमेधा अपने कार्यों में लग गई और बाकी लोग भी। राजन उठकर घर की छत पर आ गया और घूमने लगा। छत पर एक हल्की रोशनी का बल्ब जल रहा था जिससे हल्का सा प्रकाश छत के आगे वाले एक कोने को प्रकाशित किए हुए था। तभी सुमेधा आई और राजन को प्यार से गले लगाया। राजन को सुमेधा का ये प्रेमालाप बहुत सुखद लगा। दोनों का जब से विवाह हुआ था तब से ये एक दूसरे के निकट आ ही नहीं पा रहे थे। राजन ने निराशा भरे स्वर में कहा, ये घर छोड़ना पड़ेगा। सुमेधा ने बड़े प्यार से राजन की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने आपसे शादी की है, आपके घर से नहीं। ऐसे 1000 घर कुर्बान कर दूंगी आपके प्यार पर। राजन ने ये शब्द सुनते ही सुमेधा के चेहरे को देखा तो उसका हृदय मानो एकदम रुक गया, क्योंकि सुमेधा नहीं राशि उसे अपनी बाहों में जकड़े खड़ी थी। राजन ने स्वयं को उसकी जकड़ से दूर करने का प्रयास किया तो जैसे उसके हाथ पैर काम ही नहीं कर पा रहे थे और राशि मुस्कुराते हुए बोल रही थी, मुझे ये घर नहीं चाहिए, बस आपकी ज़रूरत है। राजन के हाथ पैर और समस्त शक्ति जैसे खत्म हो गई थी और वो एकदम से चिल्लाया, सुमेधा बचाओ। राजन इतनी तेज आवाज़ में चिल्लाया था कि पड़ोसियों को भी उसकी आवाज़ आ गई थी। सुरेश और मंजू ऊपर आ गए, 1-2 पड़ोसी भी आ गए। सुमेधा उसे संभालने का और समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन राजन डर से एक कोने में ज़मीन पर सिकुड़ कर बैठ गया था और बस ये ही बोल रहा था, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, सुमेधा और मेरी ज़िंदगी से। पड़ोसियों की मदद से राजन को नीचे उसके कमरे में लाकर लिटा दिया गया और मोहल्ले से ही एक चिकित्सक को बुलाकर जो इंजेक्शन मनोचिकित्सक ने दिया था वो लगवा दिया गया। राजन अभी भी बुदबुदाए जा रहा था, लेकिन उस दवाई का असर उस पर होना शुरू हो गया था। सुरेश ने सुमेधा से पूछा, क्या हुआ था? सुमेधा ने रुआंसी होकर कहा, कुछ भी तो नहीं, ऊपर अकेले खड़े थे तो मैं चली गई। बस यूं ही बातें कर रहे थे कि वो चिल्लाने लगे। इन्हें हर वक्त लगता है राशि इनके सामने ही खड़ी है। मंजू ने रोते हुए कहा, कल फिर बुलाओ बाबा जी को, कुछ करके जाएंगे। सुरेश ने एक झिड़की देते हुए उसे चुप करवा दिया। राजन को उसके कमरे में लाकर मनोचिकित्सक की बताई दवा दे दी गई और राजन नींद के नशे में खोने लगा। नींद के नशे में ही वो पुनः अतीत की यादों में खो गया। इसके बाद राशि के साथ एक तरह का प्रपंच शुरू हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। उसको उकसाया जाता था। फिर जब वो कुछ भी कहना शुरू करती तो सुरेश और मंजू घर से बाहर निकल जाते और चीखने चिल्लाने लगते कि देखो हमारी बहू हमारे साथ मारपीट कर रही है या हमें घर से निकाल रही है। राशि को मोहल्ले वालों ने समझाना शुरू कर दिया।
तू ये गलत कर रही है। सास ससुर भी माता पिता के ही समान हैं, अब बुढ़ापे में ये कहाँ जाएंगे। लेकिन राशि के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब राजन ने भी राशि से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन कभी कभी सुरेश, मंजू और राजन एकदम से अत्यंत मधुरता से राशि से बात करने लगते थे। राशि के समझ ही नहीं आता था कि अब उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 6 देखें।